Hello everyone, welcome back to your own channel. Your Priya ma'am welcomes you back, and now I'm here with a very new exercise. Ishwaran, the storyteller of class 9 NCERT English book Moments. सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. एंड नाउ Ishwaran, the storyteller, chapter number 3. Let's have a little intro about this story. This story tells you about a junior supervisor in a firm, in a company, whose name is Mahendra. And महेंद्रा के बारे में ही ये स्टोरी है जो हमें नरेट किया गया है. महेंद्रा उसका एक कुक है जिसका नाम ईश्वरन है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स हैव द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म. महेंद्रा एक रात नींद से जगता है और देखता है कि एक डार्क क्लाउडी फॉर्म है, यानी एक धुंधली सी परछाई सी उसको दिखाई देती है. ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, और वो पसीने से पूरा ठंडा पड़ जाता है. नाउ हियर द नरेटर आस्क्स यू दैट वाज इट अ घोस्ट. क्या ये एक भूत था जो एक क्लाउडी फॉर्म उसने देखा था? क्या वो एक घोस्ट था? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. ये स्टोरी बताई जा रही है गणेश को. किसके द्वारा? एक यंग मैन जिसका नाम है महेंद्रा, जो कि हमारा लीड कैरेक्टर है, और एक और लीड कैरेक्टर उसका कुक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites like factories, bridges, dams and so on. यानी कि जो महेंद्रा था ये एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक कंपनी में, जो कि हायर सुपरवाइजर्स को ऑफ़र करती थी, है ना. कहाँ पर? अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, जहाँ पे वर्क के काम चलते रहते हैं कंस्ट्रक्शंस के, जैसे फैक्ट्रीज़ के कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस के, डैम्स के, ऐसे ही एक्सेट्रा. महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. उसका काम क्या था? एक्चुअल काम महिंद्रा का ये वर्क साइट्स पर सुपरवाइज करता था, यानी सुपरविजन देख रेख करता था कि काम कैसे चल रहा है. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, यानी हमेशा उसको यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था काम के सिलसिले में, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस से उसको ऑर्डर मिलता था. फ्रॉम अ कोल, जैसे कि यहाँ पर कोलन का साइन दिया गया है, इसका मतलब होता है कि अब एग्जाम्पल देकर बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक वो जाता था, सफ़र करता था. फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट. फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, यानी एक कोल माइनिंग एरिया में काम करता था, फिर वहाँ से काम खत्म हो जाता था तो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे चला जाता था, फिर आफ्टर कुछ महीनों के बाद केमिकल प्लांट पे जहाँ पे काम स्टार्ट होने वाला था. तो ऐसे ही महिंद्रा अपने जॉब के कारण बार बार यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता रहता था. ही वॉज अ बैचलर. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a market shift canvas tent in the middle of a stone quarry. देखिए कहता है कि ही वॉज अ बैचलर, उसकी शादी नहीं हुई थी अभी. हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी ज़रूरतें बड़ी ही साधारण थी, और वो अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी ऑड कंडीशन में, बुरी सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए सक्षम था, चाहे वो फिर क्यों ना एक वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो. सर्किट हाउस आपको पता है किसी भी टाउन में, किसी भी बड़े शहर में या छोटे मोटे शहर में एक सर्किट हाउस होता है जो गवर्नमेंट बनवा के रखती है. वहाँ पे आप इजीली कहीं पर जा कर के थोड़े दिनों के लिए ठहर सकते हो. तो उस सर्किट हाउस में जो इल इक्विप्ड हो, यानी कि उसमें अच्छे से कुछ भी इक्विपमेंट नहीं लगे हों, जैसे कि बिजली की सुविधा नहीं हो, पानी की सुविधा नहीं हो, है ना, पाइपिंग वगैरह नहीं हुई हो, तो ऐसी जगह पर भी वो एडजस्ट कर लेता था. या फिर मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, कैनवास जो मोटे कपड़े होते हैं उसका जो टेंट बनता है, तो उस तरीके के घर में वो शिफ्ट कर जाता था थोड़े थोड़े दिनों के बाद. स्टोन क्वेरी का मतलब होता है पत्थर के खादान, ठीक है. तो एक पत्थर के खादान के बीच में वो कैनवास टेंट बनाकर रह लेता था. बट वन एसेट ही हैड, लेकिन उसके पास एक एसेट ज़रूर था, और वो था हिज कुक, उसका रसोइया ईश्वरन. यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है हमारा जो लीड कैरेक्टर एक और है ईश्वरन से. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जहाँ पर भी महेंद्रा की पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन उसको बिना कंप्लेन किए उसके पीछे पीछे फॉलो कर जाता था, उसको उसके साथ चल देता था. He cooked for Mahendra, वो महेंद्रा के लिए कुकिंग करता था. Washed his clothes and chatted away, बातें भी करता था उससे, उसके कपड़े भी धोता था. Chatted away with his master at night, यानी रात को वो उससे गप्पे भी हाँकता था. He could weave out
endless stories and anecdotes on varied subjects. यानी वो बहुत सारे बतेरे सब्जेक्ट्स पर एंडलेस स्टोरीज यानी बिना खत्म होने वाली स्टोरीज को गढ़ सकता था, जिसको कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ। एंड एनेक्डोट्स भी बना सकता था। एनेक्डोट्स का मतलब होता है ना इंसिडेंट बनाना, तो वो कई सारे इंसिडेंट्स, नकली इंसिडेंट्स अपने दिमाग में क्रिएट करता था, बना लेता था। सो ये उसकी काबिलियत है, इसको याद रखिएगा। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन के पास एक अद्भुत कैपेसिटी थी, एक क्षमता थी वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले प्रोड्यूस करने की। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर मतलब वहाँ पे एक डिसोलेट लैंडस्केप पे, डिसोलेट लैंडस्केप का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी दूसरा दुकान या घर ना हो, तो ऐसी जगह पर वो इन कुकिंग इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसाले और सब्जियाँ उगा लेता था जो उस जगह पर ना मिल सके। विथ नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड यानी दूर दूर तक कोई भी दुकान वहाँ पर नहीं दिखती थी। ही वुड miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jink Sheet shelter at the new workplace. तो वो क्या करता था, मतलब 1 घंटे के अंदर अलग अलग मतलब जादुई तरीके से बहुत सारी डिशेस को, डिलीशियस यानी स्वादिष्ट डिशेस को कंज्यूर कर लेता था, इकट्ठा कर लेता था बना करके। किस चीज़ की सहायता से? विथ फ्रेश वेजिटेबल्स, है ना, क्योंकि उसने वो उगा रखे थे वहाँ पर, तो उसे तोड़ करके फ्रेश वेजिटेबल्स तुरंत बना देता था विद इन एन आवर। उसके अराइविंग यानी कि महेंद्रा जब घर लौटता था उसके पहले ही वो बना कर प्रिपेयर रखता था। कहाँ पर? घर कैसा था उनका? जिंक शीट का, यानी कि जिंक मेटल का घर, शेल्टर जो बना हुआ था उसका, वहाँ पर जहाँ पर ये लोग अभी फ़िलहाल में रिसाइड कर रहे थे। Mahindra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. वो सुबह जल्दी उठता था और घर से निकलता था ब्रेकफास्ट करके और अपने साथ कुछ प्रिपेयर यानी बने हुए फूड भी लेके जाता था। अभी ऑब्वियसली कौन बनाता था? ईश्वरन उसके लिए, यानी कि वो उसको लंच बनाकर भी देता था, उसके लिए ब्रेकफास्ट भी कुक करता था। मीनवाइल जब महिंद्रा चला जाता था अपने ऑफिस को, मीनवाइल इसी बीच ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन उस शेड की सफाई करता था। ठीक है, टाइडी मतलब साफ करना, साफ सुथरा करना। वॉश द क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड हैव अ लेजरली बाथ पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और बड़े आराम से, लेजरली मतलब फुर्सत से वो पूरा नहाता था। पूरे, पोरिंग का मतलब डालना, अपने सर के ऊपर कई सारे बाल्टी भर भर के पानी उड़ेल देता था, डाल देता था अपने हेड के ऊपर। और इस दौरान वो गाना भी गाता रहता था, गुनगुनाता। मटरिंग का मतलब होता है गुनगुनाना। अ प्रेयर ऑल द वाइल, ऑल द वाइल मतलब इतने देर में, मतलब जब भी वो बात लेता था तो वो एक प्रेयर को गुनगुनाते रहता था, मटरिंग करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देम, तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ मतलब सोने जाने से पहले वो थोड़ी देर पढ़ता था। द बुक वॉज, अब जो ये किताब थी जो वो पढ़ता था वो कैसी थी, ध्यान से पढ़िएगा इसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा, वो कैसी बुक पढ़ता था। सो द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू 100 पेजेस, कई सारे 100 पेजेस वो एक ही बार में पढ़ जाता था, जो कि हमेशा ही पॉपुलर तमिल थ्रिलर बुक्स होती थी, हमेशा थ्रिलर बुक्स ज़्यादा पढ़ता था। इस इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, इस किताब की जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस थे, है ना, वो उसके नैरेटिव फ्लोरिशेस, जो उसके नैरेटिव थे यानी बताने का, नैरेट करने का जो तरीका था वो बड़ा ही खूबसूरत था, डिस्क्रिप्टिव था और इमेजिनेटिव था। वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और इसी वजह से ईश्वरन की चाहत और बढ़ जाती थी। थ्रॉल का मतलब होता है उसकी चाहत को बढ़ा देना, तो उसकी चाहत हमेशा बढ़ जाती थी और पढ़ने की। ऐसा होता है जब आप थ्रिलर चीज़ें, सस्पेंस वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है जब तक आप कंक्लूजन न जान लो। तो यही होता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, और तमिल ऑथर जिनको वो पढ़ता था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उसको मिलती थी, और वो अपने डिस्क्रिप्शंस उसके जो खुद के थे, जब वो कहानी बताता था तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस ले लेते थे उस तमिल थ्रिलर और जो ऑथर की बुक वो पढ़ता था उससे। व्हेन ही वाज नैरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी जब घटनाएं वो बताता था तो उसका क्या तरीका था जो उससे इम्प्रेस होता था। तो देखिए कैसे वो अपने ही स्टाइल में उसको चेंज करके बताता था, छोटी सी छोटी बात को वो बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से बताता था। जैसे कि ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, मतलब कि कोई भी ऐसा छोटा सा घटना हो उसको भी वो चाहता था कि सस्पेंस बना कर रखें और लास्ट में एक सरप्राइजिंग अकाउंट दे, मतलब एक सरप्राइजिंग तरीके से इसको इसका लास्ट और फाइनल यानी कंक्लूजन बताए। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो कैसे बताएगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, यानी कि हाईवे पर अगर एक उखड़ा हुआ पेड़ गिरा है तो वो सिंपली ऐसे बोलने के बजाय वो क्या बोलेगा, किस तरीके से वो बताएगा, ही वुड से, वो ऐसे कहेगा। और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को कैसा बनाएगा, देखिए, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, मतलब कि बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ उठाकर, आर्क मतलब जैसे तीर धनुष कैसे तान लेते हैं तो वैसे आईब्रोज को अपने ऊपर की तरफ तान लेता था। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, बड़ा ही ड्रामे की तरह हाथों को पूरा ड्रामेटिक गेस्चर में बनाकर कहेगा कि द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, पूरा सुनसान सड़क पर मैं अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक से मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा दानव जैसे कि फैला हुआ हो रोड पर। बुशी बीस्ट मतलब झाड़ी जैसा दानव, स्प्रॉल्ड मीन्स फैला हुआ, अक्रॉस द रोड, पूरे रोड के साइड में, बीचों बीच में एक बहुत विशाल काय, इनॉर्मस मतलब विशाल होता है, दानव अपने बुशेस को फैला करके स्प्रॉल्ड यानी फैला था। आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैंने अपना मन बना लिया, इंक्लाइन का मतलब मन बनाया कि मैं वापस चला जाऊं, बट आई केम क्लोजर, लेकिन मैं उसके पास गया। आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, और तब मैंने देखा कि ये एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रीट आउट, और उसके जो ब्रांचेस थे ड्राई सूखे हुए वो बाहर की तरफ फैले हुए, तो इसीलिए ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो देखिए कितना ड्रामेटिक तरीके से वो बताता था चीज़ों को। महेंद्र वुड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और महेंद्र ईश्वरन की इन कहानियों को बिना क्रिटिसाइज किए, बिना मीन मेक निकाले अपने कैनवास चेयर में पीछे की तरफ आराम से लेट जाता, ठीक है, जिसको आराम कुर्सी बोलते हैं, उस पर, और बड़े ही मज़े से उसके स्टोरीज को एंजॉय करता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ये फिर से बोलता है, ये कहानी सुनाता है महिंद्रा को कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से आता हूँ, वो जगह टिम्बर के लिए जानी जाती है। अब टिम्बर एक तरह का वुड है, लकड़ी है, ठीक है। तो ईश्वरन वुड बिगिन, ऐसे ही वो शुरुआत करेगा। देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कहता है कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हर जगह टिम्बर के लिए फेमस जगह है, और हर जगह रिचली यानी बहुत घने तरीके से जंगल है, टिम्बर के जंगल। द लॉग्स आर होल्डेड, और उसी टिम्बर के लॉग्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो ब्रांचेस को काट करके और लट्ठे बनाए जाते हैं लकड़ियों के, तो उनको, उन लॉग्स को होल्ड यानी चढ़ाया जाता है लॉरीज पर। लॉरीज आपको पता है, जो टेलर्स जिसको बोलते हैं, जो ट्रैक्टर पीछे से खींचता है, तो वैसी लॉरीज पर चढ़ाया जाता है एलिफेंट्स के द्वारा। एलिफेंट्स उसके ऊपर चढ़ाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, ये किसके बारे में, एलिफेंट के बारे में कह रहा है कि जो एलिफेंट्स थे वो ह्यूज यानी बहुत विशाल विशाल बड़े बड़े एलिफेंट्स, वेल फेड मतलब अच्छे से खिलाए पिलाए, बीस्ट्स यानी दानों की तरह, वो जानवर की तरह वो विशालकाय हाथी लॉरीज के ऊपर चढ़ाते थे लकड़ियों के लट्ठों को, लॉर्ड्स को, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉक्स बोलते हैं। When they turned wild, even the most experienced महावत is not able to control them. हाथी के बारे में कहता है कि जब वो जंगली मतलब वाइल्ड हो जाते, गुस्से में आ जाते, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस महावत है ना, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, इतने हैवी विशालकाय होते थे वो, इतने ताकतवर। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग, इतने बड़े प्रोलॉग के बाद, प्रोलॉग मतलब होता है आरंभ, स्टार्टिंग, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब इतना लंबा आरंभ करने के बाद वो कैसे बोलेगा, लॉन्च करेगा एक इलेबोरेट एनेक्डोट में, एनेक्डोट मतलब उपाख्यान, फिर वो उपाख्या करने लगेगा, स्टोरी को बताने लगेगा, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जो कि एक एलिफेंट के बारे में होगी। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. कहता है कि एक दिन ऐसे ही एक हाथी है ना, टिम्बर के यार्ड में से, जो टिम्बर के बाड़े बने होते थे, जो जहाँ पे लादा जाता था लकड़ियों को लॉरीज के ऊपर एलिफेंट्स के द्वारा, तो वहाँ से एक टस्कर का मतलब वो भी हाथी ही होता है, तो एक टस्कर वहाँ से भाग जाता है और सड़कों पे घूमने लगता है, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस मतलब छोटी छोटी झाड़ियों को कुचलने लगता है उसके ऊपर पैर रख के, और वाइल्ड क्रीपर्स, जो क्रीपर्स होते हैं, फैलने वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनको टीयरिंग यानी कि नोचता खसोटता फाड़ता हुआ, एंड ब्रांचेस को अपने इच्छा अनुसार तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यू नो सर, आपको पता है सर, हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, आपको पता है सर कि कैसे एक हाथी बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant.
वो ईश्वरन से ऐसे बोलते हुए उठता है अपने चेयर को छोड़ के और एक्टिंग करने लगता है, एक हाथी की नकल उतारने लगता है अपने पैरों को पटकता हुआ। स्टैम्पिंग स्पीड इमुलेशन का मतलब होता है नकल करना। एक पागल हाथी की तरह एक्ट करने लगता है वो, इतना ज़्यादा वो अपनी कहानी में खुद ही खो जाता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। हाथी हमारे शहर के आउटस्कर्ट में, यानी जो रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ तक पहुँच गया। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। और फेंसेस को, यानी कि जो बाड़े लगे होते हैं बाउंड्रीज के, उनको माचिस की तिलियों की तरह रौंदने लगा, तोड़ने लगा। ही वुड कंटिन्यू, और ऐसे ही वो जारी रखेगा कि इट केम इन टू द मेन रोड। हाथी कहाँ आ गया? मेन रोड में। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स। स्टॉल जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो दुकान फ्रूट सेलर्स के होते हैं, फल बेचने वालों के, उनको स्मैश करता हुआ, कुचलता हुआ। मड पॉट्स को एंड क्लॉथ्स को भी रौंदता हुआ आगे बढ़ने लगा। मड पॉट्स मतलब मटके जो कुम्हार लोग होते हैं बनाते हैं उनको, और क्लोथ्स को भी यानी कपड़ों को भी। ऐसे ही मतलब रोड पे जो कुछ भी उसको दिख रहा था वो सबको रौंदता हुआ चला रहा था। पीपल रैन हेल्टर शेल्टर इन पैनिक। लोग भागम भाग करने लगे परेशान होकर, पैनिक में यानी कि बहुत ज़्यादा घबरा करके। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड। अब एलिफेंट कहाँ चला आया? एक स्कूल के ग्राउंड में। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, कैसे घुसा उसमें? एक दीवार को तोड़कर। All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. सारे बच्चे क्लासरूम में दौड़ के चले गए और दरवाजों को टाइटली बंद कर लिया। The beast grunted and wandered about. Beast मतलब उसी को कह रहा है, एलिफेंट को। grunted यानी चिंगाड़ा, और चारों तरफ wander करने लगा, घूमने लगा। Pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, यानी फुटबॉल के गोल पोस्ट को भी उसने उखाड़ दिया। टीयरिंग डाउन वॉलीबॉल नेट, यानी वॉलीबॉल खेलने पे जो नेट लगाते हैं हम लोग, उसको भी उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप फॉर वाटर, जो पानी के लिए वो ड्रम रखा हुआ था उसको भी उसने पहले किक किया बॉल की तरह, और फिर उसको पैर से चिपटा कर दिया, फ्लैटेड कर दिया, ठीक है। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और छोटे छोटे जो श्रब्स लगे होंगे गार्डन में उनको उखाड़ने लगा। मीनवाइल all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there they helplessly watched the depredation of the elephant. सारे टीचर्स इसी बीच छत पे चले गए स्कूल के, और वहाँ से स्कूल बिल्डिंग के छत पे से जा करके वो हेल्पलेसली यानी बिना किसी सहायता से चुपचाप से बेचारे देख रहे थे डिप्रेडेशन को, यानी अटैक्स को। जो डिप्रेडेशन का मतलब होता है अटैक्स, तो एलिफेंट के द्वारा जो भी अटैक किया जा रहा था उसको देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी अकेला इंसान नीचे नहीं था ग्राउंड में। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। सड़कें तो ऐसी खाली हो चुकी थी मानो कि जैसे कि वहाँ के सारे रहने वाले इनहेबिटेंट्स मतलब रहनुमा जो वहाँ पे रहते हैं, वो लोग सारे अचानक से डिसअपियर यानी कि गायब हो चुके हो। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन कहता है कि उस समय मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और छत के ऊपर से मैं सारे ड्रामा को देख रहा था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, मुझे नहीं पता मुझे अचानक से क्या हो गया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैंने एक टीचर के हाथ में से छड़ी ले ली, ग्रैब मतलब पकड़ लिया छड़ी को, केन मीन्स छड़ी, एंड नीचे दौड़ता हुआ स्टेयर्स के थ्रू, सीढ़ियों के थ्रू मैं नीचे ओपन में यानी इनटू द ओपन मतलब मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी ने जो पेड़ की डाली को, ब्रांच को अपने ट्रंक में यानी अपनी सूंड में लपेट कर रखा था, तो वो ईश्वरन को देख करके menacingly मीन्स डराने के लिए, इसको डराने के लिए swung यानी झुला करके उस ब्रांच को इसके तरफ फेंका। It stamped its feet, और वो अपने पैर को स्टैम्प करने लगा, ठीक है। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारे कीचड़ और धूल को मेरे ऊपर किकअप करने लगा, उड़ाने लगा। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा ही डरावना दृश्य था। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ बढ़ा। स्टिक इन अ हैंड, एक हाथ में छड़ी लेते हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अगल बगल की छतों के ऊपर से लोग मंत्रमुग्ध होकर ये नज़ारा देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी। हाथी लाल लाल आंखें करके मेरी तरफ देखा और पूरी तरह से वो तैयार था मेरी तरफ दौड़ के आने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पड लाउडली, वो उस ट्रंक को ऊपर, अपने ट्रंक को यानी अपनी सूंड को ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, उठाया और ज़ोर से दहाड़ा। ट्रम्पेट मतलब साउंड ऑफ एलिफेंट है, बहुत तेज़ उसने आवाज़ निकाली। एट दैट मोमेंट, उसी समय, आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, पूरा का पूरा
फोर्स लगाकर, पूरा जोर लगाया मैंने अपना, और वेक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, अचानक से ही मैंने प्रहार कर दिया। विक मीन्स प्रहार करना, उसके टोनेल पर यानी कि उसके पैर के तीसरे नेल पर, पैर की उंगलियों के तीसरे नाखून पर मैंने बहुत ज़ोर से अटैक किया छड़ी के साथ। द बीस्ट लुक्ड स्टर्न्ड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए तो वो जो हाथी है, सो वो जानवर थोड़ी देर के लिए स्टर्न यानी शून्य हो गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, यानी अब वो शिवर यानी कांपा सर से लेकर पांव तक, एंड कोलैप्स, और फिर वो ढेर हो गया। ऐसा ईश्वरन बताता है। वैसे बड़ा ही फेक कैरेक्टर है। एनीवेज उसके ये एनेक्डोट्स थे, यानी ये कहानियाँ जोड़ने की और बढ़ाने की कला थी। एनीवेज आगे क्या होता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और ऐसे ही इतना बता करके वो कहानी को अनफिनिश छोड़ देगा। ये हमेशा की उसकी आदत थी। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाते हुए वहाँ से उठ जाएगा। आई विल बी बैक, क्या बड़बड़ाता तो आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, गैस जलाकर मैं लौटूंगा, एंड वार्मिंग अप द डिनर, और डिनर को गर्म करके लौटूंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, बड़े ही अटेंशन के साथ जो वो सुन रहा था, तत्परता के साथ, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, बेचारा लटकता ही रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चला कि आगे क्या हुआ। व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौटेगा तो क्या होता था, जब वो लौटता था तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, यानी वो तुरंत जहाँ से उसने स्टोरी छोड़ी थी वहीं से नहीं पकड़ेगा। वो क्या करता था, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था कि अरे कंक्लूजन तो बाकी रह गया, एंडिंग तो तुमने सुना ही नहीं। फिर वो क्या कहता था कि वेल अ वेटनेरियन डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, एक वेटनेरियन डॉक्टर को बुलाया गया। समन मीन्स ऑफिशियली कॉल करना, बुलाया गया। रिवाइव द एनिमल यानी दोबारा से एनिमल को ठीक करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। ईश्वरन वो श्रग कैजुअली, वो कंधे उछा करके ऐसे ही बोलता था कि बस और क्या होना था, एक डॉक्टर को बुलाया गया उसको ठीक करने के लिए। श्रग कैजुअली मतलब कंधे उचकाकर बोलना। 2 days later it was led away by its mahout to the jungle, 2 दिनों के बाद उसे जंगल में उसके माहौत के द्वारा छोड़ दिया गया। सो यहाँ महेंद्र उससे पूछता है कि वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, कैसे किया तुमने ये ईश्वरन। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने इतने बड़े जानवर को नीचे कैसे गिराया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट आई थिंक सर। अब ईश्वरन रिप्लाई करता है कि अरे ये कुछ जापानीज आर्ट जैसा है सर, कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम कुछ कराटे या जूजित्सु जैसा है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं पर पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्पररीली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम यू सी, ये नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी मतलब कुछ देर के लिए। अब देखो कितना फेक रहा है ये, कैसे इतने छोटे, जैसे इसने कहा ना कि जूनियर्स में था, तो जूनियर्स में कोई ऐसी स्टोरी थोड़ी पढ़ता है जो इतने वास्ट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, जूजित्सु या कराटे के बारे में सिखाया जाएगा। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, मतलब एक भी दिन एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब एडवेंचरस, हॉरर या सस्पेंस वाली कोई मूवी वो सुनाता ना हो। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, भले ही वो स्टोरी मानने लायक हो या नहीं हो, क्रेडिबल मीन्स मानने लायक। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, महेंद्र चुपचाप से उसको सुनता था, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो बड़ा ही इनइमिटेबल वे था, बहुत ही खास तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो एनेक्डोट करता था और कहानियाँ सुनाता था। ईश्वरन सीम्ड टू मोर दैन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स, ईश्वरन मेकअप करता था एक टीवी की कमी को जो कि उसके हेडक्वार्टर में थी, इल इक्विप्ड था ना, वहाँ पर टीवी वगैरह भी नहीं था, तो इसलिए एक टीवी की कमी यानी इंटरटेनमेंट की कमी को पूरा करता था महेंद्रा के लिए। देखिए यहाँ पर उसका इंटरटेनर भी बन गया वो। वन मॉर्निंग वेन महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरन आस्क्ड, एक दिन ना मॉर्निंग में जब महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उससे पूछता है कि कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या आज रात में मैं डिनर के लिए कुछ खास बनाऊँ। आफ्टर ऑल टुडे इट इज़ एन ऑस्पेशियस डे, आफ्टर ऑल टुडे मतलब वो एक खास दिन था, एन ऑस्पेशियस डे, एक स्पेशल दिन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, और ट्रेडिशन परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज, अलग अलग डेलिकेसीज यानी स्वादिष्ट भोजन हम लोग बनाते हैं, टू फीड द स्पिरिट्स, आत्माओं को खिलाने के लिए, ऑफ आवर एंसेस्टर्स, कैसी आत्माएं, स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों की आत्माओं को खिलाने के लिए, टुडे सर यानी आज के दिन। दैट नाइट महेंद्रा एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, उस रात को महेंद्रा ने बड़ा ही सबसे ज़्यादा डिलीशियस डिनर को एंजॉय किया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स, यानी ईश्वरन की तारीफ भी की, कॉम्प्लीमेंट किया, किस लिए, उसके क्यूलिनरी स्किल्स पर यानी उसकी कुकिंग स्किल्स पर। क्यूलिनरी स्किल्स मीन्स कुकिंग स्किल्स। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड
but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. मतलब वो तो काफ़ी प्लीज खुश हुआ अपनी तारीफ सुनकर, लेकिन अचानक से ही अनएक्सपेक्टेडली, यानी उम्मीद नहीं थी महेंद्रा को कि वो ऐसे कैरिश अकाउंट में, यानी बड़ा ही अनप्लीजेंट अकाउंट में अपने एक्सप्रेशन को बना लेगा, अपने चेहरे को एक सुपर नेचुरल एक्सप्रेशन में तब्दील कर देगा, यानी कि थोड़ा सा कुछ ऐसा जो कि नेचुरल नहीं है, सुपर नेचुरल है। ठीक है, तो ऐसी डरावनी चीज़ों के प्रति वो अपने चेहरे को बना लेगा, उस डरावनी जैसा भाव ले आएगा। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। और वो ऐसे चेहरे को बनाकर कहेगा कि आपको पता है सर, ये जो फैक्ट्री एरिया हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये पहले एक ब्यूरियल ग्राउंड यानी शमशान घाट हुआ करता था। ऐसे ही वो स्टार्ट करेगा कहानी को। महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवायरे he had drifting into after the satisfying meal। महेंद्र थोड़ा सा जर्क आउट, यानी कि अचानक से एक प्रेजेंट मोमेंट से, खुशनुमा माहौल से एक ड्रिफ्टेड, यानी कि बहते हुए एक अलग ही सेटिस्फाइंग मील के बाद, भोजन जो कि संतुष्टि देता है, उसके बाद एक अलग ही माहौल में वो चेंज हो जा रहा था, यानी कि एक खुशी वाले माहौल से अचानक से उसको धक्का लग गया कि ये क्या बोल दिया इसने। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। फिर आगे वो कंटिन्यू करता है ईश्वरन कि मैंने तो पहले ही दिन जान लिया था, व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, जब मैंने रास्ते में एक इंसानी खोपड़ी को पड़ा हुआ देखा था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, अभी भी मैं बहुत सारे खोपड़ियों को और बोन्स को, यानी हड्डियों को देखता हूँ। ईश्वरन कंटिन्यू, और ऐसे ही वो कंटिन्यू जारी रखता। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट्स एट नाइट। और वो ऐसे ही कहानियाँ बताने लगता कि कैसे वो कभी कभी रातों को घोस्ट को, यानी भूत्स को देखता है, भूतों को देखता है। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर। और वो कहता है कि मैं ऐसी चीज़ों से जल्दी डरता नहीं हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बड़ा ही बहादुर इंसान हूँ। बट ऑन वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून। इट इज़ एन अगली क्रिएचर with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a foetus in his arm। कहता है कि सर मैं ऐसे तो जनरली नहीं डरता हूँ, लेकिन एक ऐसी विच है, एक वुमन है, यानी कि इस औरत के भूत को मैंने देखा हुआ है अपीयर्स होते हुए, और कैसे ऑफ एंड ऑन, मतलब कि आना जाना, जिसका कभी आती है कभी चली जाती है। कब? मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून होती है, यानी पूर्ण चांदनी, ठीक है, पूर्णिमा की रात, तब वो मिडनाइट में, यानी पूरी बीच रात में 12 बजे वो रात को दिखती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर, बड़ी ही बदसूरत है सर, विद मैटेड हेयर, उसके बाल बड़े ही अनटाइडी है, मैटेड मीन्स अनटाइडी, गंदे से, एंड श्रिवल्ड फेस, चेहरा पूरा झुर्री से भरा हुआ है, ठीक है, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फोइटस इन इट्स आर्म। और ऐसा लगता है कि वो एक स्केलेटन है जो अपने हाथ में एक फोइटस को अपनी बाहों में उठा के रखती है। फोइटस में छोटे से बेबी को, ठीक है, बच्चे। महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, इस व्याख्या के बाद महेंद्र कांप जाता है, एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, बहुत ही तेजी से तीखे स्वर में वो इंटरप्ट करता है, बीच में ही रोक देता है उसको। यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, आत्मा और भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन, तुम्हारी सोच का एक फिगमेंट है या एक पार्ट है। फिगमेंट मीन्स पार्ट। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड। महेंद्र उसको यहाँ तक बोल देता है कि जाओ अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी अपनी पाचन शक्ति का निरीक्षण कराओ, एग्जामाइन कराओ, डॉक्टर से जाके अपना पाचन तंत्र ठीक कराओ, तुमको पाचन में गड़बड़ी हो गई है। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और हो सकता है तो तुम अपने सर का भी एग्जामिनेशन करा ही लेना, ये तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है। ये ऐसे वो कमेंट कर देता है उसको, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास बातें कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, ऐसा बोलकर महेंद्र रूम से चला जाता है, एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और रात के लिए रिटायर्ड फॉर द नाइट मतलब सोने चला जाता है। एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू स्कल फॉर अ कपल ऑफ डेज, और वो उम्मीद कर रहा था कि ईश्वरन थोड़े दिन तक सल करेगा। सल का मतलब होता है मुंह फुलाकर बैठ जाना, नाराज हो जाना। फॉर अ कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों के लिए वो मुंह फुला लेगा, ऐसा महेंद्र को लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत बुरी तरह से डांट दिया था उसको। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज, बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है अगले दिन ये देखकर, टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। हमेशा की तरह जैसा वो खुश रहता था और टॉकेटिव यानी बातूनी रहता था, वैसे ही वो अगले दिन सुबह में भी रहता है। यानी महेंद्र बड़ा ही शौक हो जाता है देखकर कि उसने नाराज़ नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी उसने मुँह नहीं फुलाया। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease। महेंद्र अपनी बहादुरी भरे दिन गुजारने के बाद
उस दिन के बाद से कभी भी रात में चैन से नहीं सो पाता था। सर्टेन अनईजी, एक तरह की अनईजी फीलिंग उसको होती थी। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। हर रात को वो बाहर देखा करता था, जो विंडो उसके बेड के पास ही था उसी से, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और ये मेक श्योर करता था, अपने आप को मनाता था कि नहीं नहीं, बाहर में कोई ऐसा डार्क शेप या कोई भी ऐसी छाया नहीं है। विसिनिटी मतलब सराउंडिंग में, कि आसपास कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस। बट लेकिन वो क्या देख सकता था? सिर्फ खिड़की से बाहर अंधेरे का समुद्र। यानी कैसे समुद्र को आप देखते हो तो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ समुद्र दिखाई देता है, तो वैसे ही सी ऑफ डार्कनेस यानी जहाँ तक नज़र जाती थी सिर्फ अंधेरा ही दिखता था। विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। और बिलो दूर ट्विंकलिंग यानी तारों की तरह छोटी छोटी जो फैक्ट्रीज के जो लाइट्स थे वो टिमटिमा रहे होते थे, बस यही दिखाई देता था और कुछ भी नहीं। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights. पहले उसकी आदत थी कि जब पूर्ण चांदनी यानी पूर्णिमा की रात होती थी तो फुल मून नाइट में मिल्की वाइट लैंडस्केप यानी खिड़की से बाहर जो सफ़ेद नज़ारा होता था, चांदनी रात नहाई होती थी पूरी, मतलब नज़ारे बाहर भी जो देखता था तो उसको बड़ा ही एडमायर करता था, उसे पसंद था चांदनी रात को देखना। लेकिन बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वाज फुल। लेकिन उस घटना को सुनने के बाद से, ईश्वरन की कहानी को वो और उस फीमेल घोस्ट के बारे में सुनने के बाद उसने अवॉइड किया, मतलब खिड़की से बाहर देखना थोड़ा अवॉइड करता था फुल मून नाइट्स में। ऐसे नहीं बट फुल मून नाइट्स में नहीं देखा करता था वो। वन नाइट महेंद्र वॉज woken up from his sleep by a low moan close to his window। यानी एक रात महेंद्र की नींद खुल जाती है, वो woken up यानी जग जाता है अपनी नींद से। किस कारण से? by a low moan, एक बहुत ही धीरे धीरे मोनिंग की आवाज़ आ रही थी। मोन का मतलब होता है, ये वीपिंग वर्ब है, रोने की आवाज़ आ रही थी। क्लोज टू हिज विंडो, धीरे धीरे कोई रो रहा था। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग। उसको पहले लगा कि ये कैट की प्राउलिंग है। कैट मतलब इधर उधर घूम रही है। अराउंड फॉर माइस, मतलब प्राउलिंग अराउंड का मतलब इधर उधर घूमना, चूहे के लिए। बट द सेकेंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन जो दूसरी आवाज़ आई वो इतनी ज़्यादा भारी थी, गटरल मीन्स भारी, कि वो एक कैट की आवाज़ तो नहीं हो सकती थी। ही रेजिस्टेड मतलब रोकना, तो ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। वो अपने आप को रोकना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि खिड़की से बाहर देखकर कुछ ऐसा नज़ारा ना देख ले जो उसकी धड़कनें ही रुक जाए, तो इस वजह से वो अपने आप को रोकना चाह रहा था। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। लेकिन जो आवाज़ थी रोने की, वेलिंग भी एक वीपिंग वर्ब है, तो ये इतनी ज़्यादा लाउडर और तेज़ होती जा रही थी धीरे धीरे कि ये अब बिल्कुल भी फेलाइन नहीं लग रही थी। फेलाइन का मतलब बिल्ली की आवाज़, तो ये बिल्ली की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी, तो ये रोक नहीं पाया खुद को। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब बाहर देखने की लालच को, टेम्पटेशन को वो रोक नहीं पाया। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। विंडो सिल तक अपने आप को इसने छोटा कर लिया, यानी बिल्कुल खिड़की के पास नीचे बैठ करके विंडो सिल तक अपने लेवल में आ गया और वहाँ से ये बाहर देखता है। कहाँ देखा इसने? वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, बाहर में मतलब सफ़ेद चादर जैसे मानो कि चांद की रोशनी से बिछ गई हो, और वहाँ पर ये देखता है। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, नज़दीक में ही एक डार्क क्लाउडी फॉर्म था, गहरा धुआं जैसा कुछ, ऐसा क्लाउडी जैसा, बादलों जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था। और लग रहा था जैसे क्लचिंग का मतलब पकड़े हुए है, एक बंडल हाथ में लेकर के कोई खड़ा है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र बेचारा पसीने से नहा गया और ठंडा पड़ गया और पीछे पिलो पर गिर गया। पैंटिंग, बेचारा हाँफ रहा था वो, पैंटिंग मीन्स हाँफना होता है। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैस्टी एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीजन हिमसेल्फ विद हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को ही कारण देने लगा जब वो थोड़ा रिकवर करता है इस एक्सपीरियंस से। एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। लास्टली उसने अपने मन में ये सोचा कि अरे ये तो मेरा ही कुछ ऐसा ऑटो सजेशन था, मेरे दिमाग ने मेरे ऊपर ट्रिक किया है, ठीक है, मैंने ही कुछ अनुमान लगा लिया कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इसीलिए मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये गेम खिलाया, मतलब मुझे ये दिखाया है, इसने मेरे ऊपर ट्रिक कर दिया है। सो बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट।
अगले सुबह उसके बाद से उसने क्या किया, मॉर्निंग में उठता है, बात लेता है और बाहर जाता है ब्रेकफास्ट करने। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। और रात की जो एक हॉरर वाली जो याद थी, वो डरावनी याद, वो फेडेड हो चुकी थी, यानी धुंधली हो चुकी थी उसकी मेमोरी से, वो भूल चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक एंड हिज बैग। ईश्वरन उसको मिलता है, ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है और उसका लंच पैक और बैग उसके हाथ में देता है। जस्ट एज महेंद्रा वॉज स्टेपिंग आउट, जैसे ही वो बाहर जाने को था महेंद्रा, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, उसने ग्रीन किया यानी कि नकली स्माइल करते हुए उसने कहा कि सर, रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद अ फोइटस इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। याद है आपको जब मैंने आपको बताया था एक लेडी के बारे में जिसके हाथ में फोइटस रहता है, और आपने मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो गए थे ताकि, और ये बोलने लगे थे कि मैं इमेजिन करता हूँ चीज़ों को। वेल यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट। कोई बात नहीं, आपने तो कल उसको अपने आंखों से देख लिया। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं दौड़ता हुआ आया जब वो वही आवाज़ आपके कमरे से आ रही थी। इतना कहना था उसका, ईश्वरन का। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन। महेंद्रा पूरी तरह से डर गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। ईश्वरन के कंप्लीट करने का वेट भी नहीं किया, उसकी बात को कंप्लीट करने का उसने वेट नहीं किया। ही हरीड अवे, भाग करके, टू हिज ऑफिस, यानी ऑफिस दौड़ के चला गया। एंड हैंडेड हिज इन हिज पेपर, हाथ में क्या लेकर गया वो, रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग का मतलब होता है मन बना लेना, रिजोल्यूशन करना। रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। अगले ही दिन उस डरावने जगह को छोड़ने का मन बनाकर एक कोई हाथ में पेपर, ऑब्वियसली वो पेपर ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र पेपर के लिए वो कुछ पेपर ऐसा लेकर गया होगा ताकि वो उस प्लेस को छोड़ दे, और ये लेकर वो ऑफिस में चला गया। ऑब्वियसली इतने पे ही इस स्टोरी को एंड किया गया है। और ये नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन दैट स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। लाइक, डू यू थिंक इट वॉज अ रियल घोस्ट, इट वॉज अ लेडी, इट वॉज रियली अ लेडी हु वॉज अ विच और सम काइंड ऑफ सुपर नेचुरल पावर? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों? आई विल रीजन इट। मैं इसको आपको बताऊंगी क्यों नहीं लगता। क्योंकि उसको कैसे पता चल गया कि आवाज़ उसके कमरे के अंदर से आ रही थी, बल्कि ये आवाज़ कमरे के अंदर तो नहीं थी, तो कमरे के बाहर थी। और कहीं ना कहीं उसने क्या देखा ये उसको कैसे पता चल गया? तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी ट्रिक होगी जो ये जानबूझकर इसके दिमाग में फिट कर रहा होगा। सो व्हाट डू यू थिंक? You can also give your own opinion. So my dear children, I welcome your answers too. You can answer me in the comment section. आप जो भी सोचते हैं आप अपने thoughts को comment section में लिख सकते हैं. And yes, please share this video with your friends. And I have started my offline classes too. Contact me for the details. Tana. तब तक के लिए bye bye. Take care. And yes, do like, subscribe this channel and share as much as you can. Take care. Bye bye. Eat healthy, stay wealthy. Thank you. Audio Jungle.